नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्रोबर-3 मिशन नौसेना दिवस। इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपके आने वाले समय में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कृत, इसमें आपको वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। सबसे पहले जो हमारी खबर देखेंगे प्रोबर-3 मिशन से जुड़ी हुई है। इससे पहले खबर की तरफ आगे और उससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन सवाल कर लेते हैं। आपसे सवाल पूछ सकते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो प्रोबर-3 मिशन है, इसे किस देश ने लॉन्च किया, इसका संबंध किस किस देश से है। तो अगर आप लोगों ने केवल हेडलाइन पढ़ी होगी तो आप आंसर में टिक लगा सकते हैं कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है। लेकिन आपका ये ऑप्शन जो है गलत हो सकता है। अगर आप देखें इसे, ये एक यूरोपीय उपग्रह है जिसे भारत की इसरो यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो अंतरिक्ष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ तकनीकी खामी के चलते इसे पहले टाला गया था, बाद में इसे लॉन्च किया गया है। प्रोबर-3 जो मिशन है, जो देखेंगे कि मिशन के तहत सूर्य के कोरोना का रहस्य देखेंगे खंगाले जाएंगे और इसके देखेंगे कि केवल 2 उपग्रह भी हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रोबर-3 मिशन के बारे में। यह सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी यानी देखेंगे आउटर लेयर और सबसे गर्म हिस्से का जिसे सौर कोरोना कहा था, उसका अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए द्वारा संचालित एक मिशन है। यह देखेंगे कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रयोग मिशनों के देखेंगे समूह में नवीनतम और सौर मिशन है। इससे पूर्ववर्ती प्रोबर-1 जिसे इसरो ने भी लॉन्च किया था और प्रोबर-2 जो मिशन था रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्रमशः 2001 और 2009 में लॉन्च किया गया था। मिशन की पहली बार सटीक उड़ान का भी प्रयास किया जाएगा, जहां 2 उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और देखेंगे कि अंतरिक्ष में एक निश्चित विन्यास बनाए रखेंगे। मतलब देखेंगे जो ये मिशन लॉन्च किया गया, इसमें 2 उपग्रह रखे गए, मतलब इसके 2 उपग्रह भी हैं। अब हम बात कर रहे थे थोड़ा सा मिशन के बारे में और मिशन की जो विशेषताएं हैं। कोरोना का देखें तापमान जो है 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक होने का कारण किसी उपग्रह के लिए उसके करीब जाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यह वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखें सभी अंतरिक्ष जो मौसम और देखें उससे जो जुड़ी देखें अशांति और सौर तूफान और सौर हवाएं आदि कोरोना से ही उपलब्ध होती हैं। वहाँ जाना मुश्किल है, लेकिन जो सारी मौसम संबंधी जानकारी होती है वो उसी के पास मतलब उसके जो अध्ययन करने से ही हमें मिलती हैं। और जो प्रोबर-3 मिशन है, इसके माध्यम से इस सतह का पूरा अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसके तहत शामिल 2 उपग्रह प्राकृतिक सूर्य ग्रहण जैसी संरचना बनाएंगे। प्राकृतिक रूप से होने वाला सूर्य ग्रहण और देखेंगे भौतिकविदों के प्रतिवर्ष औसतन तापमान 1.5 ग्रहण घटनाओं के माध्यम से 100 मिनट के लिए सूर्य के कोरोना का निरीक्षण और अध्ययन करने की अनुमति देता है। प्रोबर-3 मिशन पृथ्वी की कक्षा में इस तरह परिक्रमा करेगा कि सूर्य की संरचना बनेगी और वैज्ञानिकों को 6 घंटे का समय मिलेगा, जो सूर्य को कोरोना के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा गारंटी मतलब गहरी जो समुद्री जानकारी उनको इकट्ठा करने में मदद मिल सकती है। देखिए इसमें जो जो देखेंगे कि एक तरह से परिक्रमा लगाएगा, पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा लगाएगा जब प्रोबर-3 मिशन, उसमें एक तरह के सूर्य ग्रहण की संरचना होगी, जिसमें से जो सूर्य कोरोना के बारे में जो वैज्ञानिक होंगे उनको गहरी ज़्यादा जो साझा जानकारी उसको इस पूरे मिशन से मिल सकती है। तो ये तो पूरा प्रोबर-3 मिशन। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नौसेना दिवस के बारे में। दरअसल ये नौसेना दिवस आपको पता होगा कि 4 दिसंबर को मनाया था, लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्यों था, मतलब इसे शुरू क्यों किया गया था। तो हम बात करें आखिर खबर में, तो आपको पता होगा कि भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस के अवसर पर पूरी यानी देखेंगे कि उड़ीसा समुद्री तट पर भव्य परिचालन प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में नौसेना की प्रभावी शक्तिशाली तकनीकी क्षमताओं और मानवीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया है, और इसमें शामिल इकाइयाँ उन्नत हथियार और सेंसर से पूरी लैस थीं। ये इकाइयाँ 300 किलोग्राम के दायरे में स्थित उपसतह या हवाई स्रोतों से उत्पन्न खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं नौसेना दिवस के बारे में। भारत में जो नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य यह है कि 1971 में देखेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किए गए सामूहिक देखेंगे अभियानों, खासतौर पर कराची सीमा पर हमले को देखेंगे जो पूरा याद करना है। तो उनको जो कराची में हमला हुआ था 1971 की घटना यह है, देखेंगे जब भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। इस दिन भारतीय नौसेना अपने देखेंगे युद्धपोत और विमानों को आम जनता के लिए खोलती है और नौसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाता है।
नौसेना का महत्व क्या है, तो देखेंगे एक अमेरिकी जो नौसैनिक रणनीतिक और देखेंगे इतिहासकार है अल्फ्रेड मायर महान। अल्फ्रेड टी महान के जो विचार है, जो समुद्र पर राज करता है वो दुनिया पर राज्य करता है। इस कोटेशन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर अगर आप नेट जैब की तैयारी कर रहे हैं या फिर देखेंगे किसी पीएचडी या तैयारी करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि ये कोटेशन किसका है, कि जो समुद्र पर राज कर सकता है वो दुनिया पर राज्य कर सकता है। उन्होंने इसके ऊपर तर्क भी दिया कि कहा कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय समृद्धि और शक्ति विश्व के समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। देखेंगे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जो हमारे महाद्वीप हैं, वो देखेंगे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो सभी मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना मुश्किल होता है। देखेंगे कि अगर ट्रेड करना है, समुद्री व्यापार ही काफ़ी ज़्यादा देखेंगे सहायक होता है। इसके लिए देखेंगे जो नौसेना है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस पर निभाती है। अमेरिका की नौसेना का विस्तार की इस धारणा का महत्वपूर्ण इसमें प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आज की अन्य महत्वपूर्ण जो आपके करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है। देखेंगे महाराष्ट्र में एक नई सरकार बन गई है। आपको पता होगा महाराष्ट्र के रिजल्ट के 13वें दिन नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ऐसा करने वाले भाजपा के पहले नेता बन गए हैं। फडणवीस के बाद देखेंगे एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली है और शपथ से पहले उन्होंने देखेंगे बाबा साहेब ठाकरे और देखेंगे आनंद शिंदे का नाम लिया है। पीएम मोदी रमेश शाह का धन्यवाद किया। वे राज्य के दूसरे नेताओं के सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम है, मतलब वो राज्य के पहले नेता जो सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम भी बने थे, अब फिर से सीएम बन गए हैं। और इसी तरह देखेंगे जो एकनाथ शिंदे है, देखेंगे कि उन्होंने भी ऐसे ही वैसे ही देखिए जो मतलब पहले सीएम थे अब वो डिप्टी सीएम का शपथ ले रहे हैं। शिंदे का देखेंगे कि इस बार शिंदे के बाद जो देखेंगे कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वह छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने थे और वह महायुति और देखेंगे कि महाविकास आधारित जो दोनों महागठबंधन हैं उनके मतलब सरकार के डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे देखिए नई दिल्ली से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से। देखेंगे कि एनसीआर में जो देखेंगे ग्रेप 3 और ग्रेप 4 लगा था उसे हटा दिया गया है। वाहनों के प्रतिबंधित हटा के राजधानी में होगा ट्रकों का प्रवेश, मतलब ट्रकों का प्रवेश किया जाएगा क्योंकि दिन कुछ प्रदूषण देखेंगे कुछ उनका लेवल जो थोड़ा कम हो गया है। निर्माण कार्य पर लगी रोक भी हटाई गई है। एनसीआर में खोले जा सकेंगे अब सभी स्कूल। अभी तक देखेंगे कि स्कूल भी बंद थे। ग्रेप 3 और ग्रेप की 4 बंदियाँ हटी तो देखेंगे दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश होगा और एनसीआर में सभी स्कूल ही खोल जा सकते हैं। और लेकिन बीएस और 4 डीजल PS3 पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी, लेकिन देखेंगे कि सख्ती को अपनाने होने और धूल समय के उपयोग। लेकिन अभी देखेंगे जो ग्रेप 2 है उसकी अभी जो पाबंदियाँ उसको जारी रहेंगी। जैसे आवासीय हो गया, आवासीय व्यावसायिक और औद्योगिक इकाई में डीजल जनरेट का रोक लगेगी। पार्किंग शुल्क देखेंगे सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक बसों और मेट्रो पर देखेंगे फेर बढ़ाने के निर्देश होंगे। यही सारी अभी जो ग्रेप 2 की जो इमरजेंसी उसे अभी लागू किया जाएगा। अब देखेंगे जो हमारी पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उससे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आप इसे करंट से जोड़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो वहाँ के देखेंगे शेख मुजीबुर रहमान की जो वहाँ की जो मुद्रा है या देखेंगे जो टका नोटों में शेख जो मुजीबुर की नोट मतलब जो फोटो है उसे हटाने की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश से जो मुद्रा थी करेंसी नोट में राष्ट्रीय जो वहाँ के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी देखें तस्वीर हटाई जा रही है। शेख मुजीब ने भारत के साथ मिलकर 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से मुक्त कराकर बांग्लादेश की स्थापना की थी। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने के बाद तक देखिए मुजीब का बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का जो दर्जा था उसके बाद वो ख़त्म हो गया। वह हसीना के पिता थे, लेकिन उनकी स्मृति को चिन्हों को नष्ट किया जा रहा है। सरकारों के निर्देश पर सेंट्रल बैंक अब देखेंगे 20, 100 और देखेंगे कि 500 और 1000 टका के नए नोट छपवा रही है। इन नोटों पर मुजीब की फ़ोटो नहीं होगी। आज एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे इसी चैनल के आपको पेज में मिल कम्युनिटी में मिल जाएगी, इसे आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखेंगे पाकिस्तान से भारत मतलब बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश का पूरा इतिहास उसमें रहेगा। नेक्स्ट जो खबर देखें फ्रांस की राजनीतिक संकट के बीच मैक्रो को नए पीएम की तलाश। आपको पता होगा कि जो वहाँ के जो पीएम थे देखें वो पहले जो नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा दे चुके, जो कि मिशेल बर्नियर की जगह अब नए प्रधानमंत्री तलाशने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति ने देखें जो मैक्रो हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने कहा है कि बर्नियर सरकार को बतौर कार्यवाहक काम करने को कहा है और संवैधानिक रूप से फ्रांस में चुनाव जुलाई के बाद ही हो सकते हैं वहाँ के संवैधानिक हिसाब से। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया गया था। उन्होंने अपना जो पूरा विश्वास था उसे पारित नहीं कर पाया।
नेक्स्ट आज की जो हमें अंतिम खबर देखेंगे वो कवच प्रणाली सीढ़ी देखेंगे। ट्रेन से जुड़ी हुई है। कवच प्रणाली लगते ही कोहरे में भी नहीं होगी लेट ट्रेन। अब कवच प्रणाली के उससे पहले सब बात करें। कवच जो होती है स्वचालित ट्रेन प्रोडक्शन तकनीकी है, जिसे चलती ट्रेनों को हादसे से बचाने के लिए स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया है। लोको पायलट की लापरवाही, नींद या ब्रेक लगाने में विफल होने की स्थिति में कवच अपना काम दिखाता है। चलती ट्रेन में ब्रेक लगाकर खतरे को टाल देता है और ये अगली दो स्थितियों में अपना काम खुद ही करता है। पहला यह कि पटरी पर दो ट्रेन आमने सामने आ रही है तो करीब 400 मीटर पहले ही दोनों में अपने आप ब्रेक लग जाएगा। और दूसरा भी है, पीछे से आ रही ट्रेनों को अगर सुरक्षित दूरी का उल्लंघन किया जाए तो कोच उसे और आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले देखेंगे कि जितने भी खतरे हो रहे, जितनी भी ट्रेन की दुर्घटनाएं होती है, जो रेलवे दुर्घटना होती है, उसके लिए एक कवच प्रणाली काफ़ी अच्छी सिस्टम है। और देखेंगे 10,000 इंजनों में प्रारंभिक चरणों में कवच प्रणाली लगाने की निवादी जारी है। तो आज की खबर साथ होती आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।